बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली केमिस्ट्री के फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। तो इसमें मैं फ़र्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर्स। जो इसका आज पहला लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट का। आज के लेक्चर में आप एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद लेक्चर्स भी मैं अपने इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। Atom is smallest particle of an element which can take part in chemical reaction। अब हम एटम को ये कहते हैं कि वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है। आगे इसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। पहले हिस्ट्री ऑफ एटम। हिस्ट्री ऑफ एटम में हम ये पढ़ेंगे कि एटम की जो हिस्ट्री है, मतलब इसको डिस्कवर किसने किया, इसके बारे में जो थ्योरीज वगैरह दी डिफरेंट साइंटिस्ट ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें एटम वर्ड कहाँ से आया है। एटम एक ग्रीक वर्ड है, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमस, जिसका मीन इंडिविजिबल, यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसको तकसीम ना किया जा सके। यानी कि एटम को हिस्ट्री में ये समझा जाता था कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर हमारे पास डेमोक्रिटस ने कहा, डेमोक्रिटस कॉल्ड दीस पार्टिकल्स एज एटम्स। तो ये जो एटम वर्ड है ये आया कहाँ से। बेसिकली एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, एटमस से। एटमस का मतलब होता है इंडिविजिबल, कि एक ऐसा पार्टिकल या एक ऐसा ज़र्रा जिसको मज़ीद तकसीम या डिवाइड ना किया जा सके। ग्रीक फिलासफर सबसे पहले जो थे उन्होंने इसके बारे में जो अपनी थ्योरी पेश की, उन्होंने ये पेश किया कि जो है एटम क्या है। एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, और इसी बेस के इसका नाम जो है एटम डाला था। सही, लेकिन जो ये बात है ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, यानी कि इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये जस्ट एक थ्योरी थी उस वक़्त के लिए। फिर उसके बाद डेमोक्रिटस आता है, उसने भी इन पार्टिकल्स को एटम्स कहा। 1808 में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की जिसे डाल्टन्स थ्योरी कहा जाता है। उसके मुताबिक जो मैटर है, कोई भी कंपाउंड है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स से मिलके बना हुआ है, और हर एलिमेंट के जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सब के एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये हिस्ट्री में था। ये तब उस वक्त बात मानने में भी आती थी कि वाकई जो है हर एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन है, उसके हर एटम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ऑक्सीजन है, उसके हर एटम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, लेकिन हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, मिलेंगी नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ वो, यानी कि अगर एक जैसे ही एलिमेंट के एटम्स हैं, अगर हाइड्रोजन के ही एटम है तो उनकी प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी होगी। ये बात काफ़ी देर तक चलती रही, लेकिन जब आइसोटोप्स दरियाफ्त हुए तो ये बात भी गलत साबित हो गई। अब जैसे आप देख लें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती। उन सब के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस। इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए, एक्सपेरिमेंट्स किए एलिमेंट्स के एटम्स के ऊपर, जिसकी बेस पे इसने उनके एटॉमिक मासेस फाइंड आउट किए, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फाइंड आउट किए। फिर इसने एक सिस्टम डेवलप किया जिससे हम एलिमेंट्स को डिफरेंट सिंबल्स दे सकें। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि कुछ जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो आप उनका 9th में पढ़ के आए हैं कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, जिसका हम वैलेंस शेल कहते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एटम्स जो दूसरे हैं जो एलिमेंट्स के हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स के एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनकी वजह से है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना, सबके सब ये चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाए। सारे एलिमेंट जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सब अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस वाली अटेन करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, फिर आगे वो डिफरेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के एलिमेंट्स जैसी
कर लेते हैं। आगे मॉडर्न रिसर्च आ जाती है एटम्स के ऊपर। जब एटम्स की मॉडर्न रिसर्च की गई यानी कि इनके ऊपर फर्दर डिटेल से तहकीक की साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, इसमें और भी काफ़ी पार्टिकल्स हैं। अब तक जितनी रिसर्च हो सकी है उसके मुताबिक मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके जो हैं वो यानी कि डिस्कवर हो चुके हैं एटम के। यानी कि जो एटम है वो इंडिविजिबल, जो हम कहते हैं ना हिस्ट्री की वजह से कि ये इंडिविजिबल है, जो पहले थ्योरीज पेश की गई, लेकिन एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम डिविजिबल पार्टिकल है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो इसके फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो आप पढ़ते आए होंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, यकीनन आपने 9th में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। सही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो इसके एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स मोर देन 100 हैं और जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है। आगे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम से ही पता चल रहा है कि ये न्यूट्रल वर्ड से निकला है। न्यूट्रल, जो न्यूट्रल चीज़ हो जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, यानी कि ना इस पर पॉजिटिव होता है ना इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इसका नेक्स्ट टॉपिक, एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम मतलब एविडेंस किसे कहते हैं, सबूत, यानी कि एटम का सबूत, कोई प्रूफ एटम के लिए जो यानी कि डिस्कवरी की, उसका एविडेंस कैसे किया कि एटम वाकई भी है या नहीं है। जो एटम्स की थ्योरी पेश की गई है कि एटम्स वाकई एग्जिस्ट करता भी है या जस्ट ये सिर्फ थ्योरी है जो प्रूव नहीं की गई। तो एविडेंस ऑफ एटम्स में एक्सपेरिमेंटल बेस है। एटम सबसे पहले कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसे हम आम आंख से तो देख नहीं सकते, इतना ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल है। सही, उसके लिए हम स्पेशल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस पर्पस के लिए यूज़ होती है। ऑप्टिकल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यानी कि जो आम माइक्रोस्कोप होती है, जो विजिबल लाइट पे काम करती है, विजिबल लाइट से, उससे हम एटम को नहीं देख सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स की जो लिमिट होती है वो होती है 500 नैनोमीटर, यानी कि उससे हम जो मिनिमम चीज़ देख सकते हैं ना, जिस चीज़ के यानी कि जो है उसका साइज़ 500 नैनोमीटर है, उसको हम उससे देख सकते हैं। उससे जो मज़ीद साइज़ में कम है कोई चीज़, तो उसको हम इस माइक्रोस्कोप से ऑर्डिनरी यानी कि जो विजिबल लाइट पे काम करती है उससे हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई। दरअसल इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में डिफरेंस ये है इनकी लाइट का है। इसके अंदर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट इस्तेमाल की जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल की जाती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा ग्रेट होती है इलेक्ट्रॉन की बीम से, इसकी जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा ग्रेट होगी। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ के अंदर नहीं आ सकता। विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा ग्रेट होती है एटम के साइज़ के, एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस वजह से हम विजिबल लाइट की मदद से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर एटम को नहीं देख सकते। तो इस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल की जाती है और इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। दैट्स वाई कि उसके अंदर हम एटम को देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो एविडेंस लिया है एटम का, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्क किया है, उसमें बुक में एक डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम है किस चीज़ की, वो है ग्रेफाइट पीस की है। ग्रेफाइट का एक पीस लिया है, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है ऑब्जर्वेशन में और उसे मैग्नीफाई किया है। जैसे हम कैमरे में जूम करते हैं किसी भी पिक्चर बनाने के लिए, उसका भी जूम किया है कितना, 15 मिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स उसका जो जूम है ना, उसमें फिर हमें कार्बन के एटम्स के बैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये बुक के अंदर जो ब्राइट डार्क कलर के बैंड्स हैं, ये बेसिकली कार्बन एटम्स के बैंड्स हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम एटम्स के बैंड्स को देख सकते हैं, लेकिन उसको क्लियर हम नहीं देख सकते कि एक जो सिंगल एटम है ना, क्लियर उसका स्ट्रक्चर हम बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन जस्ट एक यानी कि हम देख सकते हैं कि एक क्लस्टर्स ऑफ एटम्स है, वहाँ पे एक गुच्छा सा बना हुआ है, बैंड्स हैं वहाँ पे एटम्स के। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में एक्सरे की मदद से जो काम किया गया, उसकी मदद से काफ़ी इसके बारे में यानी कि हमें इंफॉर्मेशन मिली एटम्स के बारे में।
किया था एक्सरे के वर्क के बाद उसका जो है डायमीटर मालूम किया गया एटम का। एक्सरे स्टडीज से शो हुआ कि जो एटम है उसका डायमीटर है 2 × 10⁻⁻10 मीटर और 0.2 नैनोमीटर, यानी कि एटम का डायमीटर उससे मालूम किया गया 20वीं सेंचुरी में, जो कितना था 0.2 नैनोमीटर। एक्सरे की मदद से डायमीटर ये मालूम किया गया। फिर आगे डिफरेंट रिसर्च हुई, उससे हमने रिसर्च के अंदर उसमें मासेस एटम की जो मास है वो कितना है उसको डिटरमाइन किया गया। एटम का मास यानी कोई भी चीज़ है जिसका कोई वॉल्यूम हो, डेफिनेटली एटम का भी एक वॉल्यूम है, बेशक वो जितना मर्जी कम है लेकिन है तो सही उसका कोई वॉल्यूम। अब एटम का डेफिनेटली कोई ना कोई मास भी ज़रूर होगा। तो जो रिसर्च थी उसमें जो साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया, जो एटम्स का मास था वो 10⁻⁻27 to 10⁻25 to 10⁻⁻25 kg, यानी कि एटम का मास भी होता है जिसकी रेंज है 10⁻27 -27 to 10⁻⁻25 kg। आगे उसके बाद आ जाता है मासेस, जो है इसका हम एटॉमिक मास यूनिट में भी एक्सप्रेस करते हैं, AMU जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये भी एक मास यूनिट है जो एटम्स के मासेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बराबर होता है 1.661 × 10⁻⁻27 kg किलोग्राम, इसके बराबर होता है वन एटॉमिक मास यूनिट। आगे एक जो है यानी कि आपके आइडिया के लिए है कि एक जो फुल स्टॉप होता है ना, जो आपकी बुक में बना हुआ है, वाइट बोर्ड वाला नहीं, जो बुक के अंदर है फुल स्टॉप, उसके अंदर जो है एटम्स की तादाद हो सकती है 2 मिलियंस तक, यानी कि एक फुल स्टॉप जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसमें एटम्स की तादाद 2 मिलियंस हो सकती है उस फुल स्टॉप के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आज़ादाना तौर पे रह सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई एक केमिकल कंपाउंड है जो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2O का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन N2 H2O वाटर का मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, इस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स हैं। आगे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या एक एटम पे, 2 पे, 3 पे या उससे भी ज़्यादा एटम्स पे कंसिस्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। सबसे पहले आ जाता है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक जितने भी होंगे मॉलिक्यूल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस आएंगे इसमें, ये बात आप अपने जहन में रख लें। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ नोबल गैसेस ही आएंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितनी भी हैं सिर्फ नोबल गैसेस ही आएंगी। डायटॉमिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर 2 एटम्स होंगे डायटॉमिक में, मतलब वो 2 एटम्स जो हैं वो सेम टाइप के एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। अब डायटॉमिक में कौन से आ जाते हैं एग्जांपल्स? जैसे कि हाइड्रोजन है, H2 है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। जितने भी यानी कि एलिमेंट्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं जो 2 एटम्स से मिलकर बने हैं वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 3 एटम्स से मिलकर बने हैं, जैसे कि H2O वाटर, बेरिलियम क्लोराइड, जितने भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स जो 3 एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं वो ट्राई एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। ट्राई एटॉमिक में ऐसे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो सेम एटम से मिलकर बने हों, जैसे कि ओजोन है, O3, इस तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने हों। H2O, इसमें 2 जो है हाइड्रोजन के वो सेम है और जो ऑक्सीजन है कि वो डिफरेंट है। इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड, इसमें 2 सेम है, उसके क्लोरीन के एटम है और एक बेरिलियम का एटम है, तो इसमें एक डिफरेंट है। इस तरह ये मिलके बने हैं। उसके बाद आ जाता है पॉलीएटॉमिक। पॉली वर्ड्स, पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब जो बहुत ज़्यादा एटम्स पे मिलके बने हैं, जैसे कि अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट है। इसी तरह जैसे सक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये जितने भी हैं ये पॉलीएटॉमिक है, मतलब ये 1, 2 या इससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अब ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो सेम टाइप से बने हुए हैं, जैसे कि मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे हाइड्रोजन H2O, O2, O3, ओजोन, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन,
इनके मॉलिक्यूल्स में एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिल के भी बनते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे कि HCl है, सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, पोटाशियम परमैंगनेट की MnO4। अब इसमें जो है डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिल के कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये उसका एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की फर्दर टाइप मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब जो बहुत ज़्यादा चीज़ साइज़ में बड़ी हो। एक माइक्रो होता है वर्ड, एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटी, मैक्रो मतलब उससे जो ज़्यादा बड़ी हो साइज़ में, तादाद में, उसके लिए हम वर्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, जैसे फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गए, इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसकी जो एग्जांपल दी हुई है बुक में वो हीमोग्लोबिन की दी हुई है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ऑक्सीजन लंग्स से लेके कैरी करके पूरी बॉडी में उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। हीमोग्लोबिन जो है तकरीबन 10,000 एटम से मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ 10,000 एटम्स। 10,000 एटम से मिलके बना हुआ है। और जो है हीमोग्लोबिन ये 68,000 टाइम्स हैवियर होता है हाइड्रोजन एटम से, यानी कि जो इसका मास है वो 68,000 टाइम्स जो है वो भारी है किससे? हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ पे हमारा ये मॉलिक्यूल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आयन। आयन क्या होता है? आयन एक ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। आयंस आर दो स्पीशीज विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब आयंस की दो टाइप्स है, एक कैटायंस और एक एनायंस। कैटायंस कौन से होते हैं? ऐसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटायन कहते हैं, और ऐसे आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन कहलाते हैं। अब कैटायंस कैसे जो होते हैं, कैटायंस कैसे बनते हैं? कैटायंस जब किसी एक एलिमेंट के एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो उसके बाद कैटायन जो है वो बन जाता है। बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैटायन इज प्रोड्यूस, यानी कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से कैटायन बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, सोडियम का कैटायन प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास सोडियम आयन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैटायन है Na+1। सही, इसके ऊपर अगर हम प्लस भी लिख दें और 1 साथ ना लिखे तो वो भी ठीक है, यानी कि उससे अंडरस्टूड होगा कि इसकी जो वैलेंसी है 1 है। अब इसकी वैलेंसी कैसे होती है? जैसे इसकी +1 लिखी हुई है, कैल्शियम की +2 लिखी है, नीचे एल्यूमिनियम की +3 लिखी हुई है। ये बेसिकली हमें ये बताती है कि इसके अंदर से जो है आउटर मोस्ट सेल में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ पे सोडियम की अगर बात करें तो इसकी +1 है, तो इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। कैल्शियम का वैलेंसी +2 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो इसकी जो वैलेंसी है वो +2 बनी है। एल्यूमिनियम की +3 है, तो यहाँ से एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो इसकी वैलेंसी +3 बनी है। इसी तरह हम एनायन पे आ जाते हैं। एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन की कैसे फॉर्मेशन होती है? ये कैटायन के उलट है। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाता है तब एनायन की फॉर्मेशन होती है। व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स एनायन इज प्रोड्यूस। वो इलेक्ट्रॉन जो है एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल है, क्लोरीन का एटम लिया है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाई है तो उससे क्लोराइड Cl-1 बन गया है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए हैं तो इसका ऑक्सीजन का ऑक्साइड बन गया है O-2। कैटायन की फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी जो रिक्वायर होती है, जो हम कैटायन यानी कि प्रोड्यूस करना है किसी भी एटम का, तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। अब उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी तो हम उसे एनर्जी देंगे, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जबकि एनायन जो है इसके अंदर एडिशन हमने करवानी है इलेक्ट्रॉन की। एनायन के केस में इस तरह है कि जब हम एडिशन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन की, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर ऐड करवाते हैं तो उसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट करवाना चाहते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो वो होगा इसका वो उसका होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और उसके बाद नेक्स्ट होगा
नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है तो मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस हो जाता है। मॉलिक्यूलर आयंस में ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट पाए जाते हैं वो कैटायंस ही पाए जाते हैं, यानी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस पाए जाते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की निस्बत। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं बुक में, जो है वो है मीथेन की है, मीथेन का कैटायन बनाया हुआ है। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो इसका एक कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन गया है। सही। मॉलिक्यूलर आयन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? मॉलिक्यूलर आयन को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर्ड है, जिसका हमने कैटायन बनाना है यानी कि उसका मॉलिक्यूलर आयन बनाना है, तो उसकी गैस के अंदर से हम हाई एनर्जी बीम गुजारते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम हो सकती है वो, या फिर हम अल्फा पार्टिकल्स की है उसकी बम्बार्डमेंट करते हैं जिससे ये मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होते हैं, या हम इस गैस में से हम एक्स रेज पास करते हैं। एक्स रेज की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल्स की भी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन बीम की भी। तो जितनी भी हाई एनर्जी वेव्स हैं ना, जो भी इसमें से जब गैस में से पास होंगी इनकी, तो मॉलिक्यूलर जो है आयंस वो तब प्रोड्यूस हो जाते हैं। आगे जो हमें मॉलिक्यूलर आयन का जो बेनिफिट है, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है ना, मॉलिक्यूलर आयन की ब्रेकडाउन से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के होते हैं मॉलिक्यूलर आयन, इनकी ब्रेकडाउन से हम जो इनके स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।